हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 में चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे रिलेशन और फंक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें रिलेशन और फंक्शन के जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। इफ़ टू एलिमेंट आर रिटन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर then they form an ordered pair defined as A and B. They are written in a bracket, open bracket and being the separated by comma। यानी कोई भी दो एलिमेंट इस तरीके से किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे जाते हों, ठीक है, उनको ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन किया जाता है। जैसे कि हमने ए और बी दो एलिमेंट है जिनको हमने इस तरीके से ब्रैकेट में शो किया, बीच में कॉमा लगा है, तो ये हम क्या कहलाएंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा, जिसको कॉमा के थ्रू सेपरेट किया जाएगा। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। देखो, अगर आपने सेट के बारे में नहीं पढ़ा है तो हमारी पिछली वीडियो यानी चैप्टर 1 की वीडियो वो देख ले, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि सेट क्या होते हैं। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट पी एंड क्यू। कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी का मतलब है कि उनमें कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होंगे ही होंगे। ठीक है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम P टू Q। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जब हम P सेट से Q सेट में जाते हैं तो उन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, यानी कि उनके जितने ऑर्डर्ड पेयर बनाए जा सकते हैं दोनों सेट के, उन सभी सेट के जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर कहें तो कैसे कहेंगे, P से Q में जाना है तो P क्रॉस Q, P आगे रहेगा, Q पीछे रहेगा। मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, जैसे कि A और B कोई ऑर्डर्ड पेयर है जिसका पहला जो एलिमेंट है यानी कि A है, बिलोंग करेगा सेट P से। सेकेंड एलिमेंट डेफिनेटली सेट B से ही, जो B एलिमेंट है वो जो हमारा सेकेंड सेट है यानी कि Q है उससे बिलोंग करेगा। यानी A एलिमेंट P में मौजूद होगा, B एलिमेंट Q में मौजूद होगा। इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। ऐसा कब होगा, जब हम सेट A से B में जाएंगे, ठीक है, या फिर P से Q में जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, कोई सेट A से B में जा रहे हैं तो A के एलिमेंट है 1 2 3, B के एलिमेंट है 4 5 6। अगर हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे, जैसे कि पहला जो सेट हो, पहला एलिमेंट होगा वो सेट P का होगा, सेकेंड वाला सेट Q का होगा। तो पहला एलिमेंट मैंने 1 लिया A का, सेकेंड एलिमेंट किसका लूँगा, B का यानी कि 4, फिर इसका 1 लिया, फिर इसका 5, फिर इसका 1 लिया, इसका 6। ठीक है, पहले का 1 कंप्लीट हो गया, फिर 2 लिया, 2 का रिलेशन किसके साथ होगा, 5 के साथ, 2 का पहले 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। ये इनका क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। अगर हम इसको एरो डायग्राम के थ्रू बताएं तो किस तरीके से बताएंगे, जैसे कि A सेट के अंदर हमने इसके एलिमेंट रख दिए 1 2 3, B सेट में इसके एलिमेंट रख दिए 4 5 6। तो पहले A का रिलेशन बनेगा 4 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ। देखो 1 4 1 5 1 6, फिर 2 का 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 2 4 2 5 2 6, 3 का 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 3 4 3 5 3 6। ठीक है, अगर यही इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है A से B में ना हो कि B से A में होता, यानी कि इसका उल्टा होता, तब हम क्या करते, पहले B के एलिमेंट रखते फिर A के एलिमेंट रखते, क्योंकि पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। तो अब यहाँ पर रिलेशन जो बनता वो क्या होता, जैसे कि 4 आगे होता और 1 पीछे होता, फिर 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ, 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ, 5 का 3 के साथ, फिर 6 का 1 के साथ, 6 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर रखते अगर ये B क्रॉस A होता तो। ठीक है, लेकिन हमें ये जो मैंने मेथड बताया है ये NCERT में नहीं दिया गया है। NCERT का जो मेथड है वो कुछ इससे डिफरेंट है। इसमें क्या बताया गया है कि जैसे कि हमारी 2 एक्सिस होती हैं, ठीक है, ये होती है हमारी y एक्सिस, ये होती है हमारी x एक्सिस। जो सेट A होता है, जैसे कि मान लो सेट A ले लो या B ले लो, जो भी हमारा होगा उसको हम रखेंगे x एक्सिस पे, B को रखेंगे y एक्सिस पे। इसके एलिमेंट कौन दे रखे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, इसका कितना है 4 5 6 है, 4 5 6। इस तरीके से हम रखेंगे। ठीक है,
यानी कि वैसे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्लेन होता है ये, लेकिन एनसीईआरटी में ये लाइन हमें डार्क ना देके इस तरीके से डैश वाली फॉर्म में इसको दिया गया है। ठीक है, अब नीचे से कितना गया 1, इधर से कितना है 4, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा 1 4। फिर नीचे से कितना गया 1, इधर से कितना है 5, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 1 5। नीचे से गया 1, इधर से कितना है 6, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 1 6। इसी तरीके से नीचे से 2, इधर से 4, ये पॉइंट हो जाएगा 2 4। अगला पॉइंट नीचे से 2, इधर से 5 2 5। अगला नीचे से 2, इधर से 6 2 6। इस तरीके से इसके पॉइंट बन जाएंगे जो मैंने यहाँ पे शो किए हुए हैं, 1 4 1 5 1 6। नीचे से 2, इधर से 4, नीचे से 2, इधर से 5, नीचे से 2, इधर से 6। ठीक है, इस तरीके से इसके ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन के आ जाएंगे। ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ ए मेकिंग ऑर्डर्ड पेयर टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी ए के जो भी एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे सेट बी के एलिमेंट के साथ। जैसे मैंने बताया ना, सेट ए के हर एक एलिमेंट, 1 का रिलेशन तीनों के साथ, 2 का रिलेशन तीनों के साथ, 3 का रिलेशन तीनों के साथ, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। ये हमारी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। क्लियर। अब हमने इससे कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले। ऑब्जर्वेशन देखो क्या होगी। पहली ऑब्जर्वेशन है, इफ़ ईदर ए और बी सेट एम्प्टी सेट, तो उनका क्रॉस भी क्या होगा ना, एम्प्टी ही होगा। यानी किस तरीके से होगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे कि सेट ए में एलिमेंट हमारे 1 2 3, बी में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, यानी बी तो खाली है, एम्प्टी सेट है। अगर ए का क्रॉस करेंगे बी के अंदर तो बी में तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ क्रॉस हो ही नहीं पाएगा, इनका कुछ क्रॉस हो ही नहीं पाएगा, तो वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। ठीक है, नल होगा। इसी के साथ हमारी सेकंड ऑब्जर्वेशन है, इफ़ ईदर ए और बी इनफाइनाइट सेट ऑफ, तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट सेट होगा। कैसे होगा, जैसे मैं बताता हूँ। यहाँ पर हमारा सेट ए है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। इसी तरीके से सेट बी है, इसमें 1 2 3 4 5 6 है। 1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, और ये नंबर है ना कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। फिर इसका करेंगे 5 के साथ, 6 के साथ, और आगे पता नहीं कितनी गिनती है, कोई काउंटिंग ही नहीं है इसकी, चलते रहेंगे चलते रहेंगे। इसी तरीके से 2 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, पता नहीं कहाँ तक इसका एंड होगा, कोई मालूम ही नहीं है। तो इसलिए इनका जो क्रॉस होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर। इसके बाद तीसरी ऑब्जर्वेशन आती है हमारी कि अगर 2 इक्वल ऑर्डर्ड पेयर हैं, दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, तो पहला एलिमेंट पहले वाले के बराबर होगा, सेकंड वाला सेकंड वाले के बराबर होगा, यानी x बराबर 5 और y बराबर 6 होगा। ठीक है। चौथी ऑब्जर्वेशन हमारी ये है कि कोई सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट, नंबर ऑफ़ एलिमेंट दे रखे हैं, n रिप्रेजेंट करता है कि उसमें कितने एलिमेंट मौजूद हैं। मान लो p मौजूद है। सेट b जिसमें q एलिमेंट मौजूद हैं, जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल किया था जिसमें बताया गया था, देखो कि सेट ए में कितने एलिमेंट है 3, बी में कितने एलिमेंट है 3 है। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट को, n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट को। क्लियर यहाँ पे। तो यानी सेट ए में है p एलिमेंट और बी में है q एलिमेंट है, और हमें पता लगाना है कि इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर बनाए जा सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इनके जो एलिमेंट है इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनके हमें पता लग जाएगा कि इसके कितने ऑर्डर्ड पेयर बनाए जा सकते हैं। जैसे कि इसमें मान लो 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में 2 गुना 2, तो इसके कुल मिला के 4 ऑर्डर्ड पेयर बनाए जा सकते हैं। हम पीछे वाले एग्जांपल को लेके इसको समझ सकते हैं ज़्यादा आसानी से। अब देखो ज़रा, इसको अगर हम देखें कितने एलिमेंट है 3, कितने एलिमेंट है 3, तो कुल मिला के 3 गुना 3, इसके 9 ऑर्डर्ड पेयर बनाए जा सकते हैं। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने एलिमेंट बनाए जा सकते हैं, 9 बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि उसमें क्रॉस करने पे कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे। फिर अगली कंडीशन आती है हमारी ऑर्डर ट्रिपलेट। देखो पेयर का मतलब होता है 2 का पेयर, 2 का जोड़ा, जिसमें 2 ऑर्डर्ड पेयर होते हैं हमारे। ठीक है। और ट्रिपलेट में कितने होंगे हमारे, एक ही ऑर्डर जो ऑर्डर होगा उसके अंदर 3 एलिमेंट होंगे, इसीलिए उसको क्या बोला गया, ऑर्डर ट्रिपलेट बोला गया है।
बेसिकली इसका यूज़ इसकी आपकी एक्सरसाइज में इतना है नहीं, लेकिन जो मेन कंसेप्ट है वो आपको ए क्रॉस ए में भी इसका यूज़ किया गया है। जैसे कि ए क्रॉस बी करते हैं तो उसमें एक ऑर्डर के अंदर खाली 2 एलिमेंट होते हैं, जबकि ट्रिपलेट में 3 होंगे। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें खाली आपको ए क्रॉस ए को करने के लिए ही इस ट्रिपलेट का यूज़ किया गया होगा, जिसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने ए लिया, ए एलिमेंट में कितना है -a एंड 1। अब इसका ए क्रॉस ए करेंगे तो मतलब ए में भी वही एलिमेंट है और दूसरे वाले ए में भी यही एलिमेंट है, तो -1 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा -1 के साथ, फिर -1 का बनेगा 1 के साथ, फिर 1 का बनेगा -1 के साथ, फिर 1 का बनेगा 1 के साथ। तो इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे 2 गुना 2 4। देखो 1 2 3 4 बन गए। अब ए क्रॉस ए को वापस ए के साथ ही क्रॉस करना है, तो यानी कि अब हम इसे मान लेंगे सेट ए मान लेंगे पूरे को, और दूसरे वाले को मान लेंगे सेट बी। तो सेट ए के अंदर देखो हमारे ए क्रॉस ए में 4 एलिमेंट है और दूसरे सेट में भी 2 एलिमेंट है। अब इनका हमें क्या करना है, क्रॉस करना है, ठीक है। तो -1 फिर किसके साथ आ जाएगा, -1 के साथ, फिर -1 और फिर किसके साथ आ जाएगा 1 के साथ। फिर देखो मैंने इसको रेड से दिखाया, -1 1 फिर -1 हो जाएगा, फिर -1 1 फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 -1 का -1 के साथ हो जाएगा, फिर 1 -1 का 1 के साथ हो जाएगा, फिर 1 1 -1 हो जाएगा, 1 1 और 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से कुल मिला के ये हमारे ट्रिपलेट निकल के आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका बेसिकली यही यूज़ हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑर्डर ट्रिपलेट अगर हमें निकालना हो तो इसमें देखो ए में कितने होंगे 2 होंगे, दूसरे वाले में भी 2 ही होंगे, इसमें भी 2 ही होंगे, तो 2 गुना 2 गुना 2 कुल मिला के 8 इसके ट्रिपलेट बनाए जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने बनाए जा सकते हैं, 8 बनाए जा सकते हैं। क्लियर। अगर हम देखें कई को दिमाग में ये होता होगा कि ए क्रॉस बी करें और बी क्रॉस ए करें दोनों इक्वल होंगे, नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ए में एलिमेंट है 1 और 2, बी में है 3 और 4। पहले ए क्रॉस बी करते हैं तो 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, ये आ गया। अगर बी क्रॉस ए करते हैं तो पहला एलिमेंट बी का रखा जाएगा, दूसरा एलिमेंट ए का रखा जाएगा, तो 3 1 लिखा जाएगा, 3 2 4 1 4 तो ऐसे लिखा जाएगा। अब इनके एलिमेंट मैच करके देखो क्या मैच हो रहे हैं, सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे। इनका ये ध्यान रखना, ये मत सोचना कि 2 3 इसमें 3 2 है तो ये सेम हो गया, नहीं। एलिमेंट का स्टार्टिंग भी देखने की फर्स्ट एलिमेंट कौन है, या 3 या 2 है, सेम नहीं कह सकते इनको हम, ठीक है। इसलिए ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा हमारा यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन आर, एक रिलेशन जिसको आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए। कोई भी सेट ए है जो कि नॉन एम्प्टी का मतलब उसमें समथिंग कुछ न कुछ तो है ही है, एलिमेंट है। टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी, यानी सेट ए का सेट बी के साथ जो कि दोनों की दोनों नॉन एम्प्टी है, मतलब जिनमें कुछ न कुछ एलिमेंट मौजूद है। इज़ अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी करने पर उनके जो भी सबसेट बनाए जा सकते हैं वो सभी सबसेट क्या कहलाएंगे, एक तरीके का रिलेशन कहलाएंगे। द सबसेट इज़ डिराइव्ड by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pair in A क्रॉस B, यानी कि जो सबसेट है वो डिराइव किए जाते हैं किस तरीके से, उनके बीच में रिलेशन दिखाते हुए जो कि सेट A और सेट B के क्रॉस प्रोडक्ट से बनाकर ऑर्डर्ड पेयर बनाए जाते हैं उनके थ्रू। अगर मैं आपको इसको सिंपल भाषा में कहूँ तो जो भी आपका A क्रॉस B होगा उसके जो भी सबसेट होंगे वो सभी के सभी क्या बना सकते हैं, एक रिलेशन बना सकते हैं। और ये रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी के इक्वल भी हो सकता है, उसका सबसेट भी हो सकता है। सिंपल एंड शॉर्ट लैंग्वेज में आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन एक तरीके का इनके ए क्रॉस बी का सबसेट होगा या फिर उसके इक्वल भी होगा। इसको मैं समझाने के लिए एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में एलिमेंट है 4 5 6। अगर मैं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूं यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं तो क्या निकल के आएगा, 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 3 6। ये इसका मैंने क्या निकाल लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। अब इसके जो भी सबसेट बनाए जा सकते हों, जितने इसके सबसेट बन सकते हैं वो सभी सबसेट क्या बना सकते हैं, एक तरीके का रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है।
इन्हें मैंने आपको पहले बता दी थी क्या कहलाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं। अब मैंने एक रिलेशन बनाया ए से सेट बी का। इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में मैं किस तरीके से लिखूँगा कि एक्स और वाई जो ऑर्डर्ड पेयर है, यानी पहला ऑर्डर है, पहला ऑर्डर का जो एलिमेंट है एक्स है, दूसरे वाले का वाई है। वाई है वो ग्रेटर देन होना चाहिए एक्स के साथ, और रिलेशन जो है वो किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू इसको दिखाया जाएगा। प्लस भी हो सकता है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, एलसीएम, एचसीएफ, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, यानी किसी भी तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ करते हुए किसी दो ऑर्डर एलिमेंट के बीच में रिलेशन बताया जा सकता है, जहाँ पर पहला एलिमेंट जो x है वो बिलोंग करेगा सेट A को, दूसरा एलिमेंट y है वो बिलोंग करेगा सेट B को। यानी कि आपका जो y एलिमेंट है, यानी कि सेकंड एलिमेंट है, वो डेफिनेटली फर्स्ट एलिमेंट यानी कि जो x है, जो कि सेट A का पार्ट है, उससे बड़ा होना चाहिए। यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन है वो x और y कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये xy 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 xy। आपको सेकंड वाले पे फोकस करना है, ये बड़ा होना चाहिए किससे, x से। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें ये रिलेशन बताया गया है, ये मैंने एक रिलेशन लिया है आपको समझाने के लिए। तो ढूंढो इसके अंदर से ऐसे कितने हैं, जो भी रिलेशन होंगे वो इन्हीं में से ही होगा, ठीक है, इनके अंदर से ही ढूंढना है, इससे बाहर से हमें नहीं ढूंढना है ऐसा। तो देखो जरा हमने ढूंढना शुरू किया, 4x से बड़ा है तो ये भी होगा, 5x से बड़ा है तो ये भी एक रिलेशन बना रहा है, 6x से बड़ा है ये भी रिलेशन बना रहा है, 4 2 से बड़ा है ये भी रिलेशन बना रहा है, 5 2 से बड़ा है ये भी रिलेशन बना रहा है, 4 3 से बड़ा है ये भी रिलेशन बना रहा है। देखो ये रहा, ठीक है, 5 3 से बड़ा है ये भी रिलेशन बना रहा है, 3 6 से बड़ा है तो ये भी रिलेशन बना रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए सारे के सारे क्रॉस वाले जो हैं वो इस रिलेशन में निकल के आ गए, जिसको मैंने R1 के नाम से शो किया है यहाँ पे। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो रिलेशन होगा वो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल भी हो सकता है, उसका सबसेट भी हो सकता है। तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा इक्वल ही निकल के आ गया, तो ये हमारा रिलेशन 1 हुआ। समझाने के लिए मैं एक और यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने बताया R1 जो है वो सबसेट है या फिर इक्वल है A क्रॉस B का। दूसरा रिलेशन लिया, इसमें मैंने कहा जो Y टर्म है, यानी कि सेकंड वाली जो टर्म है वो x से 3 ज़्यादा है, यानी x में 3 जोड़ते हो तो आपको y एलिमेंट मिलेगा। ऐसे कितने रिलेशन आपके बनाए जा सकते हैं जहाँ पर x जो है वो सेट A को बिलोंग करेगा, y एलिमेंट सेट B को बिलोंग करेगा। तो ढूंढते हैं हम ऐसे कितने पेयर बनाए जा सकते हैं। ध्यान देना x में 3 जोड़ने पर y आएगा, और y कौन सा है, सेकंड वाला। चेक करते हैं, या फिर आप ये ऐसे भी देख सकते हो कि इसके अंदर है ना, ये इससे 3 ज़्यादा होगा, y जो है वो x से 3 ज़्यादा होगा। 4 जो है वो 1 से कितना है, 3 ज़्यादा है, तो एक तो ये वाला हो जाएगा। 5 1 से 4 ज़्यादा है तो ये वाला नहीं होगा। 6 1 से 5 ज़्यादा, ये नहीं होगा। 4 2 से कितने ज़्यादा है, 2 ज़्यादा, ये भी नहीं होगा। 5 2 से 3 ज़्यादा है तो ये ले लेंगे। 6 2 से 4 ज़्यादा है, ये नहीं लेंगे। 1 का ज़्यादा है, नहीं लेंगे। 5 3 से 2 ज़्यादा, ये भी नहीं लेंगे। 6 3 से 3 ज़्यादा है तो ये ले लेंगे हम। तो यानी कुल मिला कितना हुआ, 1 4 हुआ, और कौन हुआ हमारा, 3 6 हुआ, और 2 5 हुआ। तो इनको हमने यहाँ ले लिया। देखो ज़रा, 4 1 से 3 ज़्यादा है, यानी कि ये हमारा x है, इसमें 3 जोड़े तो 4 आ गया, इसमें 3 जोड़े तो 5 आ गया, 3 में 3 जोड़े तो 6 आ गया। तो ये जो रिलेशन निकल के आया है, ये देखो ज़रा, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही निकल के आया है। तो इसका कौन होगा, A क्रॉस B का सबसेट होगा। ये हमारा रिलेशन नंबर 2 हो गया। फिर मैंने एक और एग्जांपल लिया R3 का, जो सेट A से सेट B में जा रहा। R3 जो है इस बार y x से 4 ज़्यादा लेना है, यानी x में 4 जोड़ने हैं तब आपको y मिलेगा। तो ऐसे एलिमेंट हमें ढूंढने हैं। तो ऐसे एलिमेंट ढूंढेंगे, देखो मैंने खाली 2 ही मिले मुझे। 1 में 4 जोड़े 5 आ गया, 2 में 4 जोड़े 6 आ गया। और ये जो रिलेशन आपने ढूंढे हैं, यह मैं आपको फिर बता दूं, आपको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही ढूंढना है और किसी में से नहीं ढूंढना। जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये वाला, इसी में से ढूंढना है। कैसे, जैसे 1 में 4 जोड़े तो 5 आएगा, ये तो नहीं हो सकता। 1 में 4 जोड़े, क्योंकि दोनों के अंदर जो रिलेशन बताया वो क्या है कि x में 4 जोड़ने पर ही आपको y मिलना चाहिए, वही रिलेशन हमें उठाने हैं। 1 में 4 जोड़े 5 है तो ये मैंने 1 5 लेंगे। 1 में 4 जोड़ा 5 आना चाहिए, नहीं लेंगे। 2 में 4 जोड़ा 6 आना चाहिए, ये भी नहीं लेंगे। 2 में 4 जोड़े 6 आने चाहिए, नहीं लेंगे। 2 में 4 जोड़े 6 आने चाहिए तो एक ये ले लेंगे। तो कुल मिला के 1 5 और 2 6, यही 2 इसमें इस तरीके से
रिलेशन बनाते हैं। तो ये दोनों ले ली, ये दोनों क्या है, ए क्रॉस बी का ये क्या है, एक सबसेट है। फिर मैंने R4 लिया, एक और रिलेशन लिया ए से बी का। इस बार बोला x जो है पहला एलिमेंट वो बड़ा होगा y से, यानी कि सेकंड वाले से, x ग्रेटर देन है y से, जहाँ पर है फॉर ईच एंड एवरी। देखो जो उल्टा ए बनाया गया ना, इसका मतलब है फॉर ईच एंड एवरी, हर एक के लिए चेक करना है मैं ऐसा, जिसमें x जो है वो सेट ए को बिलोंग करेगा और y जो है वो सेट बी से बिलोंग करेगा। पहला एलिमेंट यानी कि x जो ये फर्स्ट वाला होगा, सेकंड वाला होगा y, x 5 से या फिर सेकंड वाले से बड़ा होना चाहिए। चेक करते हैं, क्या 1 4 से बड़ा है, नहीं है, तो इसे नहीं ले सकते। 1 5 से बड़ा है, नहीं है, इसे भी नहीं ले सकते। 1 6 से बड़ा है, ये भी नहीं ले सकते। फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से कंपेयर करना है कि फर्स्ट वाला सेकंड वाले से बड़ा है या नहीं है। 2 4 से बड़ा नहीं है, 2 5 से बड़ा नहीं है, 2 6 से बड़ा नहीं है, 3 4 से बड़ा है, नहीं है, 3 5 से बड़ा नहीं है, 3 6 से बड़ा नहीं है। तो यानी कि इनमें से तो कोई ऐसा हमारे रिलेशन बन के आया ही नहीं। तो आया ही नहीं, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फाई यूज़ करेंगे। ठीक है, ये एक तरीके का क्या हो गया, नल हो गया, इसमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। तो हमने 4 रिलेशन बनाए, चारों के चारों क्या बनाते हैं, ए क्रॉस बी का सबसेट ही बनाते हैं। जो फाई होता है वो हर एक का ही एक सबसेट होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम बात करते हैं प्रीमेज और इमेज की। जैसे कि हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाए, R2 रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं, तो फर्स्ट वाला x है, सेकंड वाला y, x y। तो जो आपकी y एलिमेंट वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं इमेज। जो x वाला पार्ट होता है, फर्स्ट वाला पार्ट होता है, वो क्या होता है, हमारी प्री इमेज। और ध्यान देना, ये सिर्फ और सिर्फ रिलेशन के अंदर ही होगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें होगा, कोई भी रिलेशन होगा, रिलेशन के अंदर पहला पार्ट हमारा प्री इमेज होगा, सेकेंड वाला इमेज होगा। अगर मैं इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलूँ तो क्या बोलूँगा कि प्री इमेज ऑफ 4 की जो प्री इमेज है वो कौन है, 1 है। 5 की प्री इमेज कौन है, 2 है। 6 की प्री इमेज कौन है, 3 है। ठीक है, अगर इमेज की बात करूँ तो 1 की इमेज कौन है, 4 है। 2 की इमेज कौन है, 5 है। 3 की इमेज कौन है, 6 है। ठीक है, इसको सिंपल एंड शॉर्ट लैंग्वेज में इस तरीके से हम समझा सकते हैं। फिर बात आती है डोमेन की। डोमेन क्या होता है, इन अ रिलेशन, कोई भी रिलेशन होगा, जैसे मैंने आपको 4 रिलेशन के एग्जांपल लेके बताए हैं, रिलेशन में ही आपको डोमेन मिलेगा। अगर कोई रिलेशन नहीं बना हुआ है तो वहाँ पर डोमेन आपको नहीं मिलेगा। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जो भी उसका ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहला एलिमेंट होगा वो सारे के सारे कौन होंगे, डोमेन होंगे। अब डोमेन की बात कर ली जाए तो पहला जो रिलेशन था हमारा, देखो ज़रा ध्यान से, इसमें 1 1 1 2 2 2 3 3 3, यानी कि पहला जो एलिमेंट होगा वो सारे के सारे कौन होंगे, डोमेन होंगे। तो 1 आया, 2 आया, 3 आया, इसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ। तो रिलेशन 1 में जो डोमेन होगा वो 1 2 3 होगा। रिलेशन सेकंड की बात कर ली जाए, 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो ये इसका डोमेन हो जाएगा 1 2 3। ध्यान देना, रिलेशन के अंदर ही आपको ढूंढना है, कहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट में ढूंढने बैठ जाओ। ठीक है, रिलेशन 3 था, पहला एलिमेंट कौन है, 1 और 2 है, तो ये कौन हो, इसका डोमेन हुआ। तीसरे वाले में तो कुछ था ही नहीं, तो इसका भी कौन हो जाएगा, फाई हो जाएगा। क्लियर, डोमेन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे रेंज के बारे में कि रेंज क्या होती है। इन अ रिलेशन, जो भी रिलेशन बनेगा उन्हीं के अंदर हमें रेंज मिलेगी। सेट ऑफ अ सेकंड एलिमेंट ऑफ अ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जो भी ऑर्डर्ड पेयर होता है उनका सेकंड एलिमेंट, जैसे हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है एक्स एंड वाई होता है, तो इसका जो सेकंड एलिमेंट होता है ये हमें क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। और फर्स्ट वाला क्या कहलाता है, डोमेन। ठीक है, जो भी हमारे रिलेशन बना रहे होंगे उनके अंदर में इस तरीके से देखना होगा। तो देखो फर्स्ट वाला जो रिलेशन है, अगर आप फर्स्ट वाले रिलेशन की बात करें तो उसमें सेकंड जो एलिमेंट है यानी कि 4 5 6, तो यानी कि जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सारे के सारे कौन होंगे, हमारी रेंज होगी। R2 रिलेशन में 5 6 और 4 ये भी हमारी कौन होगी, रेंज होगी। तीसरा जो रिलेशन था इसमें 5 और 6 ये हमारी रेंज होगी। चौथे वाले में कुछ है ही नहीं तो इसकी रेंज कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर दिया है। पहले वाले में 4 5 6 4 5 6 5 6, इसमें कुछ भी नहीं है। और एक बात और ख़ास करके, रेंज हमेशा कोडोमेन का क्या होती है, सबसेट होती है। कोडोमेन क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो कोडोमेन पहले मैं बता देता हूँ। कोडोमेन, द होल सेट बी इज़ कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। जो सेकंड पूरा का पूरा बी सेट होता है वो क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, हमने जब ए क्रॉस बी किया था तो बी के अंदर के जो सारे एलिमेंट होंगे हमारे कौन होंगे, कोडोमेन होंगी। ठीक है, सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे।
और जो रेंज होती है, रेंज हमेशा कोडोमेन के अंदर से ही निकल के आती है। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 5 6 4 5 6 4 5 6, तो 4 5 6 सेट बी का ही पार्ट है। इसके अंदर भी 4 5 6 है, इसमें कितना है 5 6 है, जो 5 6 है वो इसी के अंदर से तो पार्ट है। तो जो भी रेंज होगी वो सेट बी यानी कि कोडोमेन का ही एक सबसेट होगी। ये इसके इक्वल भी हो सकती है और इसका सबसेट भी हो सकती है। तो रेंज इज़ ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, और ये सभी के अंदर इस तरीके से पॉसिबल हुआ है। फाई इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ बी, फाई को भी हम सबसेट कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको रेंज, कोडोमेन और डोमेन, इनके बारे में आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा। तो R1 के अंदर भी कोडोमेन हमारा कौन होगा 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6। कोडोमेन सेट बी को पूरे पार्ट को कहेंगे, डोमेन कहेंगे जो भी रिलेशन बना होगा उसका फर्स्ट एलिमेंट, रेंज होगी जो भी रिलेशन बने हो रिलेशन का सेकंड एलिमेंट हमारा रेंज होगी। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो रिलेशन ए क्रॉस बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो खुद का भी एक तरीके से सबसेट होता है और एक रिलेशन भी होता है। ठीक है, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, जो आपका ए क्रॉस बी बन के आएगा उसका सबसेट होना चाहिए, और ए क्रॉस बी का सबसेट खुद भी तो होता है। तो ए क्रॉस बी भी एक खुद भी एक तरीके का रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि ये भी इसके सबसेट के इक्वल है इस वजह से। तो यहाँ पे डोमेन, फिर मैंने एक एग्जांपल लिया कि देखो जैसे कि डोमेन लिए मैंने 1 2 3, रेंज हमारी 4 5 6 है और कोडोमेन यहाँ पे 4 5 6 है। जो हमने रिजल्ट किया है, निकाला है, अगर हम ए क्रॉस बी को अगर ध्यान में रखें तो हमने ए क्रॉस बी को जो निकाला था, ठीक है, मैंने क्या कहा, ये खुद भी तो एक रिलेशन है। तो खुद भी रिलेशन, तो उसके डोमेन, रेंज, कोडोमेन तीनों चीज़ होंगी। तो डोमेन कौन होगा, रिलेशन तो बन चुका है ये। तो पहला एलिमेंट कौन होगा इसका, वो हमारा डोमेन होगा। सेकंड एलिमेंट रेंज होगी और पूरा सेट बी कौन होगा, इसका कोडोमेन होगा। तो 1 2 3 ये हमारी कौन होगी, डोमेन, और रेंज कौन होगी 4 5 6, ये हमारी कौन हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, और कोडोमेन 4 5 6 हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से आपको एग्जांपल में यहाँ पे बताया है। अब हम इसको रिलेशन को 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला आता है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा आता है रोस्टर फॉर्म, तीसरा आता है एरो डायग्राम। तो सेट बिल्डर फॉर्म को तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस तरीके से मैथमेटिकल लैंग्वेज में इनको लिखना, ये हमारे कौन कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाते हैं। और मैंने देखो हर रिलेशन में आपको इस तरीके से बताया था कि y जो है वो ग्रेटर देन है x से, x बिलोंग करता है a में, y बिलोंग करता है b में। यहाँ पर जो दूसरा है हमारा y जो था वो क्या था, x + 3 को शो करता था, जो x बिलोंग करता है a को, y बिलोंग करता है b को। इसी तरीके से R3 R4 ये हमारे कौन थी, सेट बिल्डर फॉर्म थी। ठीक है, फिर रोस्टर फॉर्म जो इनका हमने रिलेशन बनाया था, R1 में 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ये हमारे कौन थी, रोस्टर फॉर्म थी। फिर R2 में 1 4 2 5 3 6, R3 में 1 5 2 6 और R4 में हमारा 5 था, ये रोस्टर फॉर्म थी। एरो डायग्राम में जो रिलेशन दिखाते हैं वो इस तरीके से दिखाते हैं, 1 का 4 के साथ, जो हमारा R1 था ना, देखो इसमें 1 का रिलेशन 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, फिर 2 का रिलेशन 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, इसको मैंने रेड कलर से दिखाया। फिर 3 का 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, ये हमारे R1 का रिलेशन हो गया। R2 का जो रिलेशन था वो क्या है, देखो ज़रा, 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ, ये R2 का रिलेशन हो गया एरो डायग्राम के थ्रू। R3 का 1 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, R4 का कोई रिलेशन है ही नहीं, तो मैंने कोई एरो बनाया ही नहीं, तो यानी इसका तो क्या रहेगा, सीधा सीधा 5 ही रहेगा। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे कि 1 2 3 4 ए के अंदर जो एलिमेंट है, रिलेशन ए का ए से ही बनाना है हमें। ठीक है, ए ऑन ए का रिलेशन बनाना है, जो कि एक्स और वाई ऑर्डर्ड पेयर है वो रिप्रेजेंट करते हैं, वाई है वो एक्स से एक ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी एक्स में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमें वाई मिलेगा, इस तरीके से पहचान करनी है। जो एक्स है वो भी सेट ए का ही लेना, वाई है वो भी सेट बी का ही हमें लेना है। अब इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, देखो ज़रा, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ध्यान देना, जो y है y में 1 नंबर एक्स्ट्रा होगा। क्यों होगा, क्योंकि रिलेशन यही है, y है वो x से 1 ज़्यादा, y जो है वो x से 1 ज़्यादा है। अगर हमारे x की वैल्यू, इन सभी को हम रखते हैं 1 2 3 4 5 6, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से रख लिया। y जो है वो x से 1 ज़्यादा है, इसमें हमने देखो 1 ज़्यादा लेना ना, तो 1 से ज़्यादा 1 बढ़ा दिया इसमें,
2 कर दिया, 2 इसमें 1 जोड़ दिया 3, 1 जोड़ दिया 4, 1 जोड़ दिया 5, 1 जोड़ दिया 6, 1 जोड़ दिया 7, इस तरीके से ले लिया। लेकिन अब ये जो 7 आ चुका है इसके अंदर, 6 और 7, 6 और 7 तो इसमें है ही नहीं, 6 तो है लेकिन 7 है ही नहीं, तो हम इस रिलेशन को हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हमारे जो रिलेशन बनेंगे वो यही बनेंगे। अब ये जो रिलेशन है, ठीक है, ये A क्रॉस B का क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक तरीके का सबसेट है। ठीक है, जो भी आपके एक्स और वाई दोनों एलिमेंट है वो A में मौजूद होने चाहिए, तभी वो रिलेशन बना पाएंगे, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमें क्लियरली बोला है एक्स है वो भी बिलोंग करेगा A से, वाई है वो भी बिलोंग करेगा A से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बता दिया, A का 2 के साथ, देखो जैसे मैंने बताया ना कि हमें y में 1 जोड़ना पड़ेगा, सॉरी x में 1 जोड़ना पड़ेगा तब हमें y मिलेगा। तो देखो ज़रा, इसमें 1 जोड़ा 2 आया, 2 में 1 जोड़ा 3 आया, 3 में 1 जोड़ा 4 आया, 4 में 1 जोड़ा 5 आया, 5 में 1 जोड़ा 6 आया। लेकिन अगला मैंने 7 में नहीं लिया, क्यों, 7 तो इसमें है ही नहीं, तो इसको हम नहीं लेंगे। क्लियर, आपको ये बात समझ में आ गई। अगर डोमेन की बात करें इसकी, ये जो फॉर्म होगी ये तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी, ये रोस्टर फॉर्म आ गई। डोमेन करें तो डोमेन कौन होगा, 1 2 3 4 5 डोमेन हो गया। रेंज 2 3 4 5 6 रेंज होगी। कोडोमेन जो सेट बी का पार्ट होगा, सेट बी कौन था, पूरा ए ही था, तो पूरा का पूरा कोडोमेन हमारे ए बन जाएगा। तो कोडोमेन हमारे पूरे का पूरा सेट ए ही बन के आ जाएगा। वहीं पर एरो डायग्राम के थ्रू बात करें तो देखो 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ, इस तरीके से इनका रिलेशन बना है। अगर मैं बात करता हूँ कि टोटल रिलेशन कितने बनाए जा सकते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था वहाँ पर हमने ऑर्डर ऑफ पेयर निकाला था, कितने पेयर बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर हम रिलेशन निकाल रहे हैं, और रिलेशन की डेफिनेशन क्या बताई थी, A क्रॉस B का जो सबसेट होंगे वो। ठीक है, और सबसेट कितने बनाए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि सबसेट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी सेट के सबसेट निकालते हैं और उनको सभी को कर्ली ब्रैकेट के थ्रू शो कर देते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, एक तरीके से पावर सेट शो करता है हमें। जैसे मैंने पावर सेट की आपको चैप्टर 1 में डेफिनेशन बताई थी कि कोई सेट A है, सेट A के अंदर मान लो 2 एलिमेंट है, 1 और 2 है, इसका हमें क्या निकालना है, पावर सेट निकालना है। तो पावर सेट निकालने का तरीका क्या था कि जिसके 2 सबसेट बनाते हैं, 1 हुआ, 2 हुआ, ठीक है, फिर 1 2 हुआ, और 5 ऑल्सो इज़ अ सबसेट ऑफ पावर सेट। अगर मैं A का पावर सेट निकालूँ तो इसमें कितने एलिमेंट हुए, 4 हुए, और इसका निकालने का तरीका क्या था कि 2 की पावर, कितने एलिमेंट है, 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 की पावर 2 करी तो कितना निकल के आएगा, 4 आ गया। तो यहाँ पर रिलेशन इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, और सबसेट को निकालने के लिए यानी कि इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका पावर सेट ही निकालना पड़ेगा। पावर सेट किसका निकलेगा, A क्रॉस B का। और A क्रॉस B का निकालने के लिए पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं। और ऑर्डर्ड पेयर निकालने का तरीका क्या था कि जो सेट A में एलिमेंट है लाइक P है, ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेट A और नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेट B Q है, तो इनके पहले ऑर्डर्ड पेयर निकलेंगे। ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे, P इंटू Q होंगे, ऑर्डर्ड पेयर आ गया। अब हमें इसके क्या निकालने हैं, सबसेट निकालने हैं ना, सबसेट यानी कि इसका हम पावर सेट निकाल देंगे। और पावर सेट निकालने का तरीका क्या था, 2 की पावर m। m यहाँ पे क्या शो करता है, जो इसमें एलिमेंट मौजूद होते हैं। तो पावर सेट के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उन ऑर्डर्ड पेयर का ही हमें क्या निकालना पड़ेगा, पावर सेट निकालना पड़ेगा। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको। देखो मैं, जैसे कि सेट A में एलिमेंट हमारे P है और B में कितने एलिमेंट है, Q है। अब इनका मुझे ऑर्डर्ड पेयर निकाला तो कितना हो गया, P इंटू Q हो गया। ठीक है, अब इसके में क्या निकालने पड़ेंगे, ऑर्डर्ड पेयर के सबसेट निकालने हैं। सबसेट निकालने का मतलब पावर सेट निकालना है, और पावर सेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर m। तो PQ जो है इसके अगर हमें निकालेंगे तो 2 की पावर कितनी है, m दे रखा है, m कौन होता है, इसके एलिमेंट, और यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं, PQ है, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, PQ आ जाएगी। और PQ क्या शो कर रहा है यहाँ पे, A क्रॉस B के ऑर्डर्ड पेयर को शो कर रहा है। वैसे अगर डायरेक्टली जो फॉर्मूला आता है ना वो इसका यही होता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन सेट A टू सेट B रिलेशन बनाने का, 2 की पावर PQ है। ये मैंने आपको बनाकर दिखाया फॉर्मूला कि फॉर्मूला बना कैसे है। पहले हमें इसकी ऑर्डर्ड पेयर निकालने पड़ेंगे, फिर ऑर्डर्ड पेयर का सबसेट निकालना है। सबसेट निकालने का मतलब ही क्या होता है, पावर सेट निकालना है, जिसकी फॉर्मूला होता है 2 की पावर m, जिसको हमने चैप्टर 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को पहले प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की पावर m होती है और हमें PQ का निकालना है, तो m की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, PQ। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू से समझाता हूँ। जैसे कि A में कितने हैं, 2 एलिमेंट, B में कितने हैं, 2 एलिमेंट है। अगर आपको उसकी सीधा इसका
पावर रिलेशन निकालना है तो 2 की पावर पी क्यू कर दो। पी क्यू का मतलब क्या है, 2 लिखा, इसमें पी के एलिमेंट कितने हैं, 2 है, कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं, तो 2 की पावर कितनी होगी, 4 होगी। 2 को 2 से 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो कुल मिला के इसके 8 रिलेशन बनाए जा सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपको इस प्रूफ करने वाले मेथड से बताऊं तो किस तरीके से बताएंगे कि पहले हमें इसके रिलेशन चेक करने के लिए पहले एलिमेंट काउंट करो, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। अब इनमें ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि ए क्रॉस बी ऑर्डर्ड पेयर हम बनाते ना, कितना होता है 1 3 1 4 2 3 2 4, ये हो गए इसकी ऑर्डर्ड पेयर। अब इसके बनाने हमें सबसेट बनाने हैं, क्या बनाने हैं, सबसेट बनाने। तो सबसेट बनाने के लिए इसमें कितने एलिमेंट हुए टोटल, अब इसको पूरे एक एलिमेंट गिनेंगे हमें, 1 2 3 4, कितने हुए, 4 हुए। और इसके रिलेशन का मतलब क्या है, इसके सबसेट बनाना, क्या बनाना, सबसेट बनाना। और सबसेट निकालने के लिए हम पावर सेट वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, यानी 2 की पावर हम कितने एलिमेंट है, 4, तो 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 16 ही निकल के आएगा। ठीक है, देखो ज़रा, या तो आप इस तरीके से कर लो, या फिर आपको अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ। कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो पी की जगह 2 रखो, बी में कितने एलिमेंट है, 2 हैं, तो क्यू की जगह 2 रखो, यानी 2 की पावर 2 गुना 2 कितनी हुई, 4, और कितना आंसर आ गया, 16 आ गया। यानी इसके टोटल 16 रिलेशन बनाए जा सकते हैं। क्लियर, ठीक है। मैंने कोशिश करी, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर दोबारा देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। रिलेशन अगर हम ए से बी में जाते तो इसे बोलते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, बी से में जाते तो इसे बोलते हैं रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, और अगर ए से ही ए में जाते हैं तो इसे बोलते हैं रिलेशन ऑन ए बोलते हैं। तो इनकी लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि लैंग्वेज कई बार हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकती है। क्लियर। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में, फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शन को सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूँ कि देखो ये पूरा का पूरा हमारा एक तरीका क्या है, रिलेशन। इस रिलेशन में एक स्पेसिफिक कंडीशन लगने पर ये क्या बन जाता है, एक फंक्शन बन जाता है। ठीक है, फंक्शन जो है वो एक रिलेशन का ही एक पार्ट है, ये नहीं है कि जो फंक्शन है वो डेफिनेटली एक रिलेशन तो होगा ही होगा अगर वो फंक्शन है तो, लेकिन वो रिलेशन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन होगा ही होगा। ठीक है, फंक्शन होने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन का होना ज़रूरी है। क्या है वो कंडीशन, फंक्शन इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ रिलेशन, एक स्पेसिफिक टाइप का रिलेशन ही है। अगर जो रिलेशन है तब जाके वो क्वालिफाई करता है फंक्शन के लिए। ठीक है, जो फंक्शन होगा वो डेफिनेटली रिलेशन होगा, लेकिन जो रिलेशन है वो ज़रूरी नहीं कि फंक्शन होगा ही होगा। A relation f from set A to set B is called if every element of set A has one and only one image in a set B। यानी कि सेट A के जितने भी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की इमेज सेट B में मौजूद हो जाती है तो उसे हम फंक्शन कहते हैं। ये वो स्पेसिफिक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो रिलेशन क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है। वैसे तो मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी फंक्शन जो रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, और रिलेशन से अगर हमें फंक्शन में जाना है तो क्या होना चाहिए, जो सेट ए की हर एक एलिमेंट जो होता है, ठीक है, सेट बी के साथ उसकी एक इमेज होनी ज़रूरी है। हर एक एलिमेंट की, ध्यान रखना, हर एक एलिमेंट की सेट बी में इमेज होनी ज़रूरी है, तब जाके वो फंक्शन के लिए क्वालिफाई होगा। जैसे कि मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में एलिमेंट है 4 5 6। मैंने रिलेशन लिया है कि पहले वाले जो रिलेशन है, जब हम अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि R1 हमने क्या लिया था, y इज़ ग्रेटर देन x, जहाँ पर x बिलोंग करेगा A को और y बिलोंग करेगा B को। तो मैंने रिलेशन बनाए थे जो, देखो, यानी कि y पहले हमने इसका A क्रॉस B जो निकाला था, A क्रॉस B में से ही हमने इसके कंडीशन निकालेंगे। तो अगर हम इसका A क्रॉस B निकालते थे, ठीक है, तो किस तरीके से निकाल लेते थे A क्रॉस B इसका, हम A B 1 2 3 4 5 6, A क्रॉस B में हम 1 का रिलेशन 4 के साथ, सॉरी कार्टेशियन प्लूरल, 1 का 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 2 का 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 3 का 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, ये तो हो गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन हमें जो रिलेशन है, इस रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल करना है, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे हमारा कौन हो जाएगा 4 5 6, जो x एलिमेंट है वो इसमें से निकलेगा, y एलिमेंट इसमें से निकलेगा। y x से बड़ा होना चाहिए, y x से बड़ा होना चाहिए, तो y इसमें है तो 1 से बड़ा कौन है 4, तो रिलेशन बन जाएगा इसके साथ।
5 जो है वो 1 से बड़ा है, ये भी बन जाएगा। 6 जो वो 1 से बड़ा है, ये भी बन जाएगा। 4 जो है वो 2 से बड़ा, ये भी रिलेशन बन जाएगा। 5 2 से बड़ा, ये भी रिलेशन बन जाएगा। 6 2 से बड़ा, ये भी रिलेशन बन जाएगा। 4 3 से बड़ा है, 5 3 से बड़ा है, 6 3 से बड़ा है। यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा का पूरा था वो हमारा कौन बन जाएगा, एक तरीके का रिलेशन बन जाएगा, जिसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे एरो डायग्राम के थ्रू यहाँ पे शो किया है, कर दिया। मैंने यहाँ पर क्या कहा, जो अब हमें चेक करना है कि फंक्शन है कि नहीं है, कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट वन एंड ओनली वन इमेज, एक सेट की एक ही इमेज होनी चाहिए थी। जबकि यहाँ तो क्या होगी, 1 की इमेज 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। 2 की इमेज 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। 3 की इमेज 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। तो यानी कि हर एलिमेंट की 3 इमेज निकल के आ रही है, तो इसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे। इस फंक्शन होने के लिए इन दोनों कंडीशन का पूरा होना ज़रूरी है, जिसको हमने 2 पार्ट में बांट सकता। कंडीशन ये कि पार्टीशन 2 बना दिए कि सेट ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए और बी में ही एक ही इमेज होनी चाहिए उसकी। तो यहाँ पर ये हमारे फंक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। तो ये एक रिलेशन तो है बट कोई फंक्शन नहीं है। इट इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज 1 हैज़ अ 3 इमेज, 4 5 6 एज वेल एज 2 एंड 3 हैज़ 3 इमेज इन सेट बी। इसी तरीके से 2 और 3 की भी 3 इमेज दे रखी है, इसलिए ये फंक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं करता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो जरा, जिसमें हमने क्या रिलेशन बनाया था, y है वो x से 3 बड़ा है, यानी x में 3 जोड़ने पे हमें y मिलता है। तो इसका डायग्राम हमने पढ़ा था कि 1 में 3 जोड़ दिया 4 आया, 2 में 3 जोड़ दिया 5 आया, 3 में 3 जोड़ दिया 6 आया। तो 1 का 4 के साथ बना, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ बना। रिलेशन 2 है, आप फंक्शन चेक करना है क्या ए का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड है सेट बी के साथ, यानी कि 1 की एक ही इमेज है 4, 2 की एक ही इमेज है 5, 3 की भी एक ही इमेज है 6 है। हर एलिमेंट की, और हर एक एलिमेंट कोई ये नहीं है कि इसमें कुछ एलिमेंट बच गया हो, बचना नहीं चाहिए और उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए। तो ये हमारी इस कंडीशन को फुलफ़िल करता है, तो ये हमारा क्या होगा, एक तरीके से फंक्शन होगा। क्लियर। इसी तरीके से हमारा जो तीसरा रिलेशन था, जिसमें क्या बोला था, y जो है वो क्या है, x से 4 बड़ा है, जिसमें x बिलोंग करता है सेट ए को और y बिलोंग करता है सेट बी को। तो हमने रिलेशन बनाया था, जैसे कि 1 में 4 जोड़ दिया 5 आया, 2 में 4 जोड़ दिया 6 आया। अब 3 में 4 जोड़ेंगे 7 तो इसमें मौजूद है नहीं, तो 1 का रिलेशन बना 5 के साथ, 2 का रिलेशन बना 6 के साथ। अब यहाँ पर देखते हैं हमारी जो कंडीशन है वो इसमें फुलफ़िल होती है नहीं होती है। कंडीशन क्या थी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट 1 की इमेज है, 2 की भी इमेज है, क्या 3 की इमेज है सेट बी में, 3 की तो कोई इमेज है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हमारी इस फंक्शन की कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता है, इसलिए यह फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये सीधे सीधे एरो ही होने चाहिए, ये उल्टे सीधे भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं इसी की बात कर लूँ, जैसे ए और बी है, इसमें दे दिया जैसे कि 1 3 2 लिख दिया मैंने, इसमें लिख दिया मैंने 4 5 6 लिख दिया। जैसे कि 1 का 4 के साथ बना हुआ है, 2 का 5 के साथ बना हुआ है और 3 का 6 के साथ बना हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि क्रॉस हो जाएगा तो आपका वो एक तरीके का फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन होगा। कंडीशन क्या है, ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए, सारे हैं, एक की एक इमेज होनी चाहिए, 1 की 4 है, 3 की 6 है, 2 की 5 है। तो हर एक की एक ही इमेज आ रही है, क्रॉस बने ना बने उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हर एक की एक इमेज होनी चाहिए और एक के सारे एलिमेंट होने चाहिए, तभी वो फंक्शन कहलाएगा। तो इसलिए हमारे 3 इसमें बच गया है, 3 का कोई इमेज नहीं है, इस वजह से फंक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 यानी रिलेशन नंबर 2 ही फंक्शन के लिए क्वालिफाई कर रहा है। वहीं पे अगर R4 की बात कर ली जाए, R4 में तो कुछ था ही नहीं, 1 2 3 का 4 5 के साथ कोई रिलेशन बना ही नहीं, रिलेशन ही नहीं बना तो फंक्शन के लिए तो क्वालिफाई हो ही नहीं सकता। ठीक है, जब रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन होने के लिए पहले रिलेशन होना ज़रूरी है। ठीक, तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो रिलेशन तो बना लेकिन फंक्शन वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके हर एक की कोई इमेज इसमें नहीं है। क्लियर। तो ये हमारा फंक्शन पार्ट था जिसको मैंने आपको समझाया, ये तो मैंने पहले तरीके से बताया। अब इसी चीज़ को मैं आपको और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, इसको और सिंपल लैंग्वेज में बताने के लिए रिलेशन, ठीक है, जो कि आर को रिप्रेजेंट करता है ए से बी में, इज सेट टू बी फंक्शन। वो फंक्शन कहा जाएगा कब, जब डोमेन हमारा इक्वल होगा ए के। ठीक है, डोमेन हमारा इक्वल होगा ए के। मैंने आपको क्या बताया था, डोमेन क्या होता है, जो रिलेशन होते हैं, रिलेशन का पहला एलिमेंट हमारा कौन कहलाता है,
डोमेन कहलाता है। ठीक है, जितने भी रिलेशन बने होंगे उन रिलेशन का पहला एलिमेंट हमारा डोमेन कहलाता है। वो एक इक्वल होना चाहिए। कोई भी सेट ए होगा उसके अंदर सबका रिलेशन बना होना ज़रूरी है। इसका कहने का मतलब ये है, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैव अ सेम फर्स्ट एलिमेंट। कोई दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर है, उनकी कोई पहला जो एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर कोई एलिमेंट बनाया, जैसे कि 1 2 1 3, इस तरीके से आ गया। ये ऑर्डर्ड पेयर है, इनका पहला एलिमेंट में कौन आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। ये सेम नहीं होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो फंक्शन कहलाएगा। दोबारा सुन लीजिए, डोमेन का मतलब जो रिलेशन बनेंगे उन रिलेशन का पहला एलिमेंट डोमेन होगा। और ए, कोई सेट ए में जो एलिमेंट होंगे जैसे लाइक 1 2 3 है, ठीक है, इन सभी का रिलेशन बनना चाहिए। क्योंकि रिलेशन बनेगा तभी जाके तो इनके जो डोमेन का पहला रिलेशन के जो पहला एलिमेंट होगा, जैसे कि 2 3 हो गया, पहला वाला हो गया, ये जितने भी एलिमेंट बनेंगे इसके, जैसे कि 1 4 हुआ, ठीक है, 3 6 हुआ, देखो इसमें 2 1 3 है, इसमें 1 2 1 3 है, ये हमारे कौन है, डोमेन है, और ये हमारा सेट ए है। तो डोमेन सेट ए के बराबर हो गया। और दूसरा क्या है कि दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर के अंदर सेम एलिमेंट मौजूद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहले एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। अगर दो कंडीशन फुलफिल होती है तो हमारा फंक्शन होगा। जैसे कि हम चेक करते हैं वापस उसी के अंदर, जैसे हमारा सेट ए और सेट बी था, हमने बनाया था रिलेशन 1 में। इस तरीके से देखो, इस कंडीशन को चेक करते हैं। पहले इसका डोमेन निकालते हैं। डोमेन कौन है, 1 1 1 2 2 2 3, यानी कि डोमेन कौन हुआ हमारा 1 2 3 हुआ। और सेट ए कौन है, 1 2 3 है। तो डोमेन और ए दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी पहली कंडीशन फुलफिल होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। अब इसका जो पहला एलिमेंट है देखो 1 है 1 है, दो बार आ गया ना। जबकि पहली कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ तो सेम आ गया, 1 1 2 2 3 3 सेम आ रहे हैं, तो यानी कि ये फंक्शन की कंडीशन को क्वालिफाई नहीं करेगा। रिलेशन नंबर 2 की बात कर ली जाए तो रिलेशन नंबर 2 हमारा कौन था, 1 4 था, 2 5 था, 3 6 था, जो कि क्या बताता था, एक्स वाई जो है वो एक्स में 3 जोड़ने पे मिलता है हमें। तो ऐसा रिलेशन कौन बना रहा था, 1 4 2 5 3 6। इसका डोमेन की बात करूँ कितना है, 1 2 3 है, और सेट ए कितना था हमारा 1 2 3। तो डोमेन और ए सेट बराबर आ गए, पहले कंडीशन फुलफिल होगी। कंडीशन नंबर 2, जो ऑर्डर्ड पेयर है, यानी कि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर है, इनका पहला एलिमेंट मैच नहीं होना चाहिए। 1 है इसमें, 2 है इसमें, 3, तीनों अलग अलग हैं। तो यानी कि ये हमारी दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है। इस वजह से ये जो रिलेशन है वो फंक्शन को बनाएगा। क्लियर, समझ में आ गई आपकी बात कि इसमें डोमेन बराबर आ गए सेट ए के, और पहला एलिमेंट इसके तीनों के तीनों अलग अलग है। ये हमारी दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है, तो ये हमारा फंक्शन होगा। अब बात कर ली जाए रिलेशन नंबर 3 की, जिसमें क्या था, y जो है वो x से 4 बड़ा था। तो इसके रिलेशन क्या बने हुए थे, 1 5 4 2 6 बने हुए थे। अब इसकी डोमेन की बात कर लीजिए, 1 है 2 है, जबकि सेट ए में हमारा कितना 1 2 3 है। तो डोमेन सेट ए के बराबर नहीं आ रहा है, तो रूल 1 में ही फेल हो गया। तो रूल 2 तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब रूल 1 में फेल हो गया तो रूल 2 चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा ये जो रिलेशन है वो फंक्शन को नहीं बनाएगा। ठीक है, R3 इज़ नॉट अ फंक्शन। रिलेशन नंबर 4 देखो जरा, जिसमें क्या था, x ग्रेटर देन y से होना चाहिए, जहाँ पर फॉर ईच एंड एवरी x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b है। R4 में तो 5 एलिमेंट थे। ठीक है, 5 मतलब कुछ भी नहीं था, कुछ भी मैच नहीं कर रहा था। कुछ भी मैच नहीं करता, डोमेन a के बराबर नहीं हुआ, क्योंकि इसमें तो जो डोमेन है वही नहीं है, डोमेन ही नहीं है। तो हमारे सेट ए के बराबर किस तरीके से हो जाएगा, पहली कंडीशन फुलफिल नहीं करता, तो ये हमारा ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। क्लियर, ये हमारा दूसरा मेथड हो गया। अब डिस्कस करेंगे तीसरा मेथड, जो कि एरो डायग्राम के थ्रू हम चेक करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि एलिमेंट ऑफ सेट ए एग्जॉस्टेड इन सेट बी, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के साथ जुड़े होने चाहिए। इसमें जो रूल 1 है कि ए के जो एलिमेंट है वो सारे बी के साथ जुड़ जाए, एग्जॉस्टेड मतलब निकल जाए, मिल जाए उनके साथ में। ए के जितने एलिमेंट है सेट बी के साथ पूरे पूरे मिल जाने चाहिए। रूल 2 में क्या कहता है, जो एरो है हमारा वो किस तरीके का होना चाहिए, जब एरो जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ दो अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जाने चाहिए। हाँ, लेफ़्ट से राइट में दो अलग अलग एरो एक में आ सकते हैं, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि दो सेट ए की जो एलिमेंट है उसकी एक इमेज हो सकती है, दो अलग अलग एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, जबकि एक प्री इमेज की दो अलग अलग इमेज नहीं हो सकती। ठीक है, दोबारा मैं सिंपल लैंग्वेज में कहने की कोशिश करता हूँ। एरो जो है
अगर आपको अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ जाए, लेफ़्ट से राइट में आने पर अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ जाए तो वो फंक्शन नहीं होगा। दो अलग अलग एरो एक ही डायरेक्शन में आने चाहिए तब वो फंक्शन होगा। अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलो तो कैसे बोलोगे, हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या बोलना चाहिए, सेट ए के कनेक्ट होनी चाहिए सेट बी के साथ। x1 है कनेक्ट हो गया, इसका कनेक्ट हो गया, ठीक है, इसके दोनों एलिमेंट कनेक्ट हो गए इसके साथ में, तो ये हमारा कौन कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पर एक सेट की ही दो अलग अलग प्री इमेज निकल के आ रही है तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। दो की एक हो सकती है, दो प्री इमेज की एक इमेज हो सकती है, बट एक इमेज की दो प्री इमेज नहीं हो सकती, ये फंक्शन नहीं होगा और ये फंक्शन होगा, ठीक है। फंक्शन इज ऑलवेज रिप्रेजेंट इन रूल 1, फंक्शन को हमेशा रूल के थ्रू दिखाया जाएगा, जैसे कि फंक्शन f(x) है, और या फिर इसको ग्राफ के थ्रू भी दिखाया जा सकता है फंक्शन को। क्लियर है। ये मैंने मेथड नंबर आपको 3 बताया, 1 बताया, 2 बताया, 3 बताया। 3 में मैंने क्या बताया, ए के सारे कनेक्ट होने चाहिए बी के साथ, और दूसरा एरो को देखना है, एरो लेफ़्ट से राइट में आते समय अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जाने चाहिए। एक प्री इमेज की एक इमेज हो सकती है या फिर दो प्री इमेज की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक प्री इमेज की दो इमेज नहीं हो सकती। या फिर सिंपल लैंग्वेज में एरो डायरेक्शन बटने नहीं चाहिए, दो की एक डायरेक्शन हो सकती है, एक की एक हो सकती है, एक की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। इस तरीके से आप फंक्शन को याद रख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे कुछ सम रियल फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो पहला फंक्शन आता हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। इसमें क्या बताया जाता है, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर। आर जो है रिलेशन जो है वो रियल नंबर का कोई सेट है। अ रियल वैल्यू फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड एज, यानी कि जो रियल वैल्यू फंक्शन की एफ है वो इस तरीके से डिफाइन की जाती है, आर टू आर। आर यहाँ पे शो किया गया है रियल नंबर को, ठीक है, जो कि फंक्शन को क्वालिफाई करके रिलेशन हमें बताता है कि y जो है वो हमें f(x) ही देगा, यानी कि हमारा फंक्शन जो है वो f(x) = x है। जो f(x) को हम क्या कह सकते हैं, y भी कह सकते हैं। आ रियल वैल्यू फंक्शन, कोई भी फंक्शन जो रियल वैल्यू का फंक्शन हमें दे रहा है, इस जिसको डिफाइन किया गया है r टू r, यानी कि r हमें रखने पे हमें r ही मिलेगा, कोई रियल नंबर रखने पे रियल ही मिलेगा हमें, f(x) = x। फॉर ईच वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू r, यानी x जो है वो बिलोंग करेगा r को, सच एज अ फंक्शन इज कॉल्ड द आइडेंटिफाई फंक्शन, यानी कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हमारा y और x दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल चलेंगे, जो x और y दोनों बिलोंग करेंगे किसको, हमारे रियल नंबर को ही बिलोंग करेंगे। जैसे कि हम x को दिखाते हैं x एक्सिस पे और y को दिखाएंगे y एक्सिस पे। इसको ग्राफिकली भी मैंने शो किया है और एरो डायग्राम के थ्रू भी। जैसे कि x है, मैंने -3 रखा, f(x) जो हमारा फंक्शन है इसमें मैंने क्या रखा, -3 रखा x की वैल्यू, तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आएगा, -3 ही निकल के आएगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। अगर मैं -2 रखता हूँ तो क्या निकल के आता है, -2, -1 रखता हूँ तो -1 निकल के आता है, 0 रखता हूँ तो 0 निकल के आता है, ठीक है। ये हमारे एरो डायग्राम के थ्रू फंक्शन हो गया। देखो ध्यान से ज़रा, हर एक एलिमेंट की एक ही यहाँ पर इमेज बन रही है, तो ये हमारा कौन एक तरीके का फंक्शन है। अगर हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना तो कैसे करेंगे, जैसे कि 0 पे 0 है तो 0 पे 0 ये हो गया, -1 पे -1 है, इधर से -1 इधर से भी -1 ले लिया, 1 पे 1 है, नीचे से 1 इधर से 1, 2 पे 2 है, नीचे से 2 इधर से 2। तो इस तरीके से इन सभी पॉइंटों को मिलाने पे हमारा जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, जो कि हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिल्कुल बीचों बीच ओरिजिनल पास होता हुआ जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन, जिसके अंदर हमारा f(x) जो है वो x के बराबर होगा। क्लियर। फिर अगला आता है हमारा कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि f(x) जो होगा वो c के बराबर होगा। c कोई यानी कांस्टेंट वैल्यू होगी, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 15 जो मर्जी नंबर होगा। इसमें आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, x की वैल्यू 2 रखोगे तब भी आपको जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, जैसे मान लो 3 है यहाँ पे तो 3 ही रहेगा, x की वैल्यू 5 रखोगे तब भी 3 रहेगा, x की वैल्यू 10 रखोगे तब भी यहाँ पे 3 ही रहेगा। पुट एनी वैल्यू ऑफ x गिव्स द ऑलवेज द कांस्टेंट वैल्यू, डोमेन इक्वल टू r, यानी डोमेन का मतलब क्या था, आप इसमें जो मर्जी वैल्यू पुट करोगे, यानी आपने 2 रखा, -2 रखा, 3 रखा, जो पुट वैल्यू कर रहे हो वो कौन होगा, आपका डोमेन होगा। और डोमेन यहाँ पर क्या होगा, रियल नंबर होगा। आपको रेंज जो मिलेगी, यानी कि आंसर जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो कांस्टेंट नंबर ही होगा, तो रेंज आपकी क्या रहेगी, सी रहेगी। जैसे कि आपने x की वैल्यू 1 रखी तब भी आपका आंसर 3 ही रहा, 2 रखा तब भी 3 ही रहा, 3 रखा तब भी 3 ही रहा। इन तीनों पॉइंटों को मिलाने पे जो ग्राफ मिलेगा वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ होगा।
ठीक है। यानी कांस्टेंट फंक्शन में आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, आपको रिजल्ट वही सेम टू सेम मिलेगा। तो कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे हो तो हमारा डोमेन तो बना R और रेंज क्या बनेगी हमारे यहाँ पे C मिलेगी, सेम वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है। अगर एरो डायग्राम के थ्रू मैं इसको दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। जैसे कि में तो कोई भी रियल नंबर है, -2 -3, ठीक है, -1 0 1 2 कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू मान लो कोई 3 है, -2 रखा तो भी 3 मिला, -3 रखा तो भी 3 मिला, -1 रखा तो भी 3 मिला, 0 रखा तब भी 3 मिला, 1 रखा तो भी 3 मिला। मैंने क्या कहा था, हर जो फंक्शन होने की कंडीशन क्या थी, सेट ए के जितने एलिमेंट है सेट बी के साथ में क्या होने चाहिए, रिलेशन बनाने चाहिए, मैंने कलेक्ट होने चाहिए, सारे के सारे एग्जॉस्टेड होने चाहिए इसके अंदर। ठीक है। हर एक प्री इमेज की एक इमेज आ रही है, देखो एक इमेज आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है। तो ये हमारा कौन होगा, एक तरीके से कांस्टेंट फंक्शन होगा। अगला आता हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसे कि इसको हम दिखाते हैं f(x = a0), a हमारा कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा, ax x a2 x2 x⁴, a3 x3, इस तरीके से हमारा ये पॉलिनोमियल होगा जिसमें x जो वेरिएबल हमारा इसकी पावर कंटिन्यूली 1 2 3 4 5 10 15 जो मर्जी पावर हो सकती है। तो पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है। जिसमें फंक्शन हमारा 8 से आ रहा है, f(x = में x² दे रखा है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेगा, जैसे मैंने इसके अंदर एक वैल्यू पुट की 0, x की वैल्यू पुट की 0, तो 0 यहाँ पे रखा मैंने, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा। मैंने इसमें 1 रखा, 1 का स्क्वायर किया 1 ही आया। -1 रखा, -1 को -1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। -2 रखा, -2 को -2 स्क्वायर रखने पे कितना हो जाएगा, -2 को -2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 रखा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 पॉइंट आ गया। अगर हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते तो कैसे करेंगे, 0 0 तो यहाँ आ जाएगा, 1 पे 1, नीचे से 1 इधर से 1, ये पॉइंट हो गया। -1 पे 1, नीचे से -1 इधर से 1, दूसरा ये पॉइंट हो गया। 2 पे 4, नीचे से 2 और इधर से 4, ये पॉइंट हो गया। -2 पे 4, -2 पे 4। ठीक है। इन पॉइंटों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा कुछ यू शेप की फिगर बनाएगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक का ग्राफ हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन का। अब देखो इसमें मैंने जो भी वैल्यू पुट कर रहा हूँ सबकी कोई ना कोई तो प्री इमेज निकल के आ रही है, चाहे मैंने पॉजिटिव वैल्यू रखी चाहे नेगेटिव वैल्यू रखी। अगर मैं डेसिमल में भी रखता हूँ तब भी मेरे को कोई ना कोई तो आंसर मिलेगा। तो जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हो आप इसके अंदर, तो आपकी जो डोमेन होगा वो कौन होगा, रियल नंबर होगा। रिजल्ट में आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, नेगेटिव मिल ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर हमेशा क्या देता है, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। तो रेंज हमारी कौन होगी, हमेशा रियल नंबर होगी, लेकिन कौन से, पॉजिटिव वाली होगी। क्लियर। ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। जैसे मैंने अब यहाँ पे क्यूबिक का लिया, क्यूबिक में पावर कितनी हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी। R से R हमारा फंक्शन। मैंने इसमें 0 पुट किया तो 0 मिला। मैंने इसमें 1 पुट किया तो 1 का क्यूब करेंगे, 1 × 1 × 1 1 ही आएगा। -1 पुट किया तो -1 को -1 से 3 बार गुणा करेंगे, -1 × -1 माइनस माइनस प्लस हुआ, 1 आया, -1 1 1 में कितना आया, माइनस का 1 आया। मैंने माइनस का 2 पुट किया इसके अंदर, पहले 2 पुट कर लेते हैं। 2 को 2 से 3 बार गुणा करें, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आया। -2 पुट किया, कितना आएगा, माइनस का 8। कैसे, -2 × -2 माइनस प्लस माइनस का 2, 4 2 8, कितना है, माइनस का 8। 3 पुट किया 27, 3 पुट किया माइनस का 27। अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करें तो किस तरीके से करेंगे, देखो जरा। 0 पे 0 तो एक तो ये रहा, 1 पे 1, नीचे से 1 इधर से 1, दूसरा पॉइंट ये रहा। -1 पे -1 ये रहा, -1 ये रहा, दूसरा पॉइंट ये आ गया। 2 पे 8, नीचे से 2 इधर से 8, ये हो गया। -2 पे -8, देखो ज़रा, -2 पे -8। इन सभी पॉइंटों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ये हमारा क्यूबिक का हो जाएगा। वैसे पॉलिनोमियल का ही एक पार्ट होगा ये, ठीक है। ये भी हमारे एक फंक्शन का पार्ट होगा, फंक्शन होगा पॉलिनोमियल फंक्शन। अगला आता है हमारा रैशनल फंक्शन। देखो रैशनल फंक्शन का मतलब वैसे भी आपको मैं बता दूं, रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर वो नंबर जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, जहाँ पे q हमारा ≠ 0 होता हो। लेकिन यहाँ पे हमारे फंक्शन की बात हो रही है, तो f(x) क्या होगा, g(x) कोई फंक्शन होगा जिसमें h(x) का डिवाइड किया होगा, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में होगा। जो h(x) होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा कौन होगा, रैशनल फंक्शन होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कोई एग्जांपल लिया है, ठीक है। एग्जांपल लेने पर हमें यहाँ पे, अब जैसे कि
यहाँ पर मैंने एक रैशनल फंक्शन लिया है, ऊपर भी कोई फंक्शन है, नीचे भी कोई फंक्शन है। अब इस तरीके इनके जो ग्राफ होते हैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, इनको अगर हम प्लॉट करेंगे तो बना पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और प्लॉट कर पाना भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं। इनका डायग्राम जो होता है वो हर बार एक जैसा नहीं आता है, ठीक है। जैसे मैंने कोई दूसरा फंक्शन यहाँ पर ले लिया, इसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है रैशनल फंक्शन के लिए, ठीक है। फिर भी आपको समझाने के लिए मैं एक रैशनल फंक्शन लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे f(x) 1/x लिया। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो आपको x की वैल्यू कुछ भी रखो यहाँ पे, ठीक है। 0 रखो, 0.1 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो। जैसे मैंने यहाँ पे पहले रखा 1, अगर x की जगह मैं 1 रखूँ तो मुझे 1 ही मिलेगा। अगर मैंने इसके नीचे 0.5 रखा, ठीक है, x की जगह 0.5 रखा तो डेसिमल हटेगा, ऊपर क्या आ जाएगा, एक नंबर 1 0, 5 दूनी 10, रिजल्ट कितना आ जाएगा 2। मैंने यहाँ पे 0.25 रखा, सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा। 0.20 रखा तो 5 आया, -1 रखा तो 1 आया, -0.5 रखा तो -2 आया। यानी जो भी हम इसमें कोई भी रियल नंबर पुट कर रहे हैं तो बदले में हमें कोई रियल नंबर ही मिल रहा है। तो डोमेन हमारा क्या होगा, एक तरीके से रियल नंबर होगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर मैं इसके नीचे 0 रख देता हूँ तो वो नॉट डिफाइन होगा, वो रैशनल फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो यानी कि डोमेन कुछ भी आप रख सकते हो सिवाय 0 के, तो 0 को रियल नंबर में से हम हटा देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। जो रेंज है, रेंज में देखो अगर आप 0 पुट करोगे नहीं तो रिजल्ट में आपको 0 मिलेगा ही नहीं। कोई कंडीशन ऐसी है ही नहीं कि आप इसको x की वैल्यू कुछ पुट करने पे 0 ले आओ, तो कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं। तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज यानी कि रियल नंबर माइनस में 0 को हटाकर ये हमारी रेंज मिलेगी। अब ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे कि 1 पे 1 हो गया, फिर 2 पे 2.5 है, 2 पे 0.5 हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसका जो ग्राफ होगा ये हमारे जो एक्सिस है, इस एक्सिस की तरफ डाउनवर्ड होता चला जाएगा, लेकिन ये इसको बिल्कुल टच नहीं करेगा, ठीक है। ये हमारी वाई एक्सिस की तरफ बिल्कुल चलता चला जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे मिल रहे हो लेकिन मिलेंगे वो कभी नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसा ही इसका ग्राफ बन जाएगा, अगर इसके पॉइंटों को यहाँ पे प्लॉट किया जाएगा तब, ठीक है। ये हमारा रैशनल फंक्शन हो जाएगा। अगला आता है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। जैसे हमारा वही फंक्शन है जिसको हम इस तरीके से मॉड में रखा जाता है, मॉड्यूलस में, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे कोई भी फंक्शन को नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान लो मैंने इस फंक्शन में 2 रखा, पॉजिटिव का 2 रखा तो इसको पॉजिटिव में रहने देगा। अगर हम इसमें नेगेटिव का 2 वैल्यू रखते हैं तो नेगेटिव वाले को क्या करता है, इसके बाहर एक और माइनस लगा देता है और इसको क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। इसी की जगह अगर मैं -5 रखता हूँ, ठीक है, मॉड में -5, तो ये अपनी मर्ज़ी से एक माइनस को लगा देगा और माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो अगर आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करते हो तो आपको हमेशा क्या देगा कि रिजल्ट में पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। अगर वहीं पर मैं इसकी डोमेन की बात करूँ, आप इसमें चाहे पॉजिटिव वैल्यू रख लो, नेगेटिव वैल्यू रख लो, 0 रख लो, आपको कोई भी वैल्यू इसमें प्लॉट की जा सकती है। तो इसकी जो डोमेन होगा वो तो कौन हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। को डोमेन और इसका जो रेंज होगी, प्लॉट करने पे जो आंसर मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। तो इसकी जो रेंज होगी वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगी। बात कर लीजिए इसके ग्राफ की, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इस मोड को हम 2 कंडीशन में बांट सकते हैं। कैसे कंडीशन है, देखो अगर मैं इसमें जो वैल्यू है 0 से बड़ी पुट करता हूँ, चाहे 0 बराबर पुट कर देता हूँ तो हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। जैसे 0 से बड़ी 1 मैंने रखा तो मुझे पॉजिटिव का 1 मिलेगा, 2 रखा 2 मिलेगा, 3 रखा 3 मिलेगा, 4 रखा 4 मिलेगा, 0.01 रखा 0.01 ही मिलेगा। तो यानी 0 से बड़ी जब भी वैल्यू रखूँगा तो हमारा x की वैल्यू हमें पॉजिटिव ही रहेगी, इसके बाद पॉजिटिव का ही साइन रहेगा। अगर 0 से नीचे की वैल्यू, जैसे मान लो -1, -2, -3, -4 कुछ भी रखा तो ये अपनी मर्ज़ी से आगे एक निशान माइनस का लगा देता है 0 से छोटी रखने पर। तो हमारा x कौन रखा जाएगा, यहाँ पे माइनस का रखा जाएगा। इस तरीके से मोड को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मॉड्यूलस को, ठीक है। इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना हो तो किस तरीके से करेंगे, हम पहले पॉजिटिव वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। पॉजिटिव वाले पार्ट में अगर मैंने 1 रखा तो रिजल्ट में 1 मिला, 0 रखा तो 0 मिला, 2 रखा 2 मिला, 3 रखा तो 3 मिला। इसको ग्राफ हम लोड करेंगे तो देखो 1 पे 1 ये रहा, 0 पे 0 ये रहा, 2 पे 2 ये रहा, 3 पे 3 ये रहा, मिला दिए इनको, ये वाला ग्राफ कंप्लीट हो गया। नेगेटिव वाला पार्ट इसको बना लेते हैं। माइनस का 1 रखा इसमें, मैंने क्या कहा, माइनस की वैल्यू रखने पर अपनी मर्ज़ी से बाहर माइनस लगा के इसको प्लस का बना देता है। तो माइनस का 1 रखेंगे प्लस का कर देगा, माइनस का 2 रखेंगे प्लस का कर देगा, माइनस का 3 रखेंगे प्लस का 3 कर देगा, माइनस का 4 रखेंगे तो 4 कर देगा। देखो आंसर क्या बनेगा, -1 पे 1, -2 पे 2, -3 पे 3। इस तरीके का दोनों को मिला दिया। तो यानी कि इसकी जो मॉड्यूलस की फिगर जो होती है वो वी शेप में होती है, और जहाँ पर इनकी वी शेप मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, नॉच कहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, नॉच का निशान होता है।
अगर वहीं पर मैंने आपको डोमेन और रेंज तो बता ही दी थी, पॉजिटिव होगी, ये हमारी सारी पॉजिटिव होगी, हमारी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब वहीं पर मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे कि x+1, हाँ तो नॉर्मली था, हमने प्लॉट कर लिया, यहाँ भी साथ में +1 भी आ गया। अब इसको किस तरीके से करेंगे, मैंने क्या कहा आपको, मोड हमेशा आपको एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, नेगेटिव रखो तो भी पॉजिटिव देगा और पॉजिटिव रखो तो पॉजिटिव देता ही देता है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो भी आपकी वैल्यू है एक बार क्या करोगे आप, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इस तरीके से रखा। यहाँ पर हम इस x की वैल्यू को निकाल लेते हैं जहाँ पर ये हमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू निशान लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने इसको ग्रेटर देन 0 रखा, प्लस का 1 अंदर जाएगा, इसको आ जाएगा माइनस का, यानी हमें जो भी x की वैल्यू है, अगर हमें 0 से इसको बड़ा रखना है तो हमें x की वैल्यू हमेशा -1 से बड़ी लेनी पड़ेगी। किससे बड़ी लेनी पड़ेगी, -1 से बड़ी लेनी पड़ेगी, तब हमें x क्या मिलेगा, पॉजिटिव का मिलेगा। और वहीं पर अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 से छोटी रखना चाहते हैं, मैंने आंसर में छोटा चीज़ 0 से, तो मैंने प्लस का 1 अंदर ले गया तो किसका हो गया, माइनस का। तो अगर हमें -1 से छोटा x चाहिए, ठीक, -1 से छोटा चाहिए, तो x की वैल्यू हमारी कौन रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो देखो ज़रा, एक बार मैंने ग्रेटर देन 0 रखा, हाँ, और एक बार मैंने लेस देन 0 रखा। तो इस कंडीशन को जब सॉल्व करा हमने, सॉल्व करने पे कितना मिला, माइनस के x जो है -1 से बड़ा है, -1 से, उस कंडीशन में क्या रखा है, इसको पॉजिटिव में रखा। और -1 से अगर छोटा चाहिए तो इस कंडीशन में क्या कर दिया, इसके बाहर माइनस लगा दिया। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि मोड हमेशा किसी को नेगेटिव में रहने ही नहीं देता, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। इस चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने के बाद इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने ऊपर बनाया था पहले वाले में। इसमें x की वैल्यू जैसे माने हमने, देखो इक्वल टू और ग्रेटर देन -1 है, तो जैसे मान लो मैंने इसमें 0 रखा तो कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। मैंने इसमें क्या रखा, 1 रखा तो कितना आया, हाँ सॉरी 1 तो रखा ही नहीं, मैंने इसमें 2 रखा, 2 + 1 3 आ गया, 3 रखा तो 4 आया, 4 रखा तो 5 आया, -1 के बराबर भी तो है, -1 रखा तो मैंने पॉजिटिव का 0 मिला। इसको ग्राफ बना देते हैं, देखो जैसे कि 0 पे 1 तो 1 हमारा ये आ गया, 2 पे 3 नीचे से 2 इधर से 3, 4 पे 5 नीचे से 4 इधर से 5, तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा। फिर नेगेटिव वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। मैंने इसमें देखो -1 से छोटी वैल्यू रखनी, जैसे माइनस का 2 रखा तो माइनस का 2 रखा, प्लस का 1, देखो ज़रा इसमें माइनस का 2 रखा, प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आंसर कितना है, +1 आया निकल के। फिर इसमें मैंने क्या रखा, माइनस का 3 रखा, +1, माइनस के 3 में से गया माइनस का 2, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, ये निकल के आ गया। इसी तरीके से 3 आ गया। ग्राफ बनाएंगे तो इसके इस तरीके से बन जाएगा। ये देखो इसके जो ग्राफ बनता है नॉर्मली एक तरीके से वी शेप में बनता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से क्रॉस करते हैं ग्राफ, वो हमारी कौन कहलाती है, नॉच कहलाती है। क्लियर। तो यहाँ पर अगर इसके डोमेन और रेंज की बात कर ली जाए, हमने इसमें जो मर्जी वैल्यू पुट कर ली, जो मर्जी सारे के सारे कौन है, रियल नंबर, कोई भी वैल्यू पुट कर लो, 2 3 4 5 -1 -2 -3 -5, तो सारे डोमेन कौन होगी, रियल नंबर होगी। रेंज जो होगी यहाँ पे, ये अलग फंक्शन है, इसकी फंक्शन की अलग होगी। देखो डोमेन जो होगी वो क्या होगी, सारे के सारे रियल नंबर, और रेंज जो होगी आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर लो, आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो रियल नंबर होंगे लेकिन कौन से, पॉजिटिव वाले। वहीं पर अगर इसी मॉड्यूलस फंक्शन के आगे मैं बाहर माइनस का निशान लगा देता हूँ, अब इस सिचुएशन में देखो डोमेन तो सारे रियल नंबर होंगे, आप कुछ भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो, लेकिन रेंज जो है वो हमेशा क्या मिलेगी, आपको नेगेटिव ही मिलेगी, क्योंकि इस मोड के बाहर कोई माइनस का निशान नहीं था। ये आप नेगेटिव वैल्यू रखने में भी उसको पॉजिटिव में एक निशान लगा के कन्वर्ट कर देता था, लेकिन इसके बाहर तो ऑलरेडी माइनस का है। अगर आप इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू रखते हो या पॉजिटिव वैल्यू रखते हो, ये अंदर वाले को तो पॉजिटिव बना देगा, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से मल्टीप्लाई होकर वापस उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। इस वजह से इसकी जो भी रेंज आएगी वो नेगेटिव में ही आएगी। इस वाले में कोई निशान नहीं है तो मतलब प्लस का है, अंदर नेगेटिव रखोगे तो उसको कन्वर्ट करके पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, बाहर पॉजिटिव, इसलिए कोई साइन चेंज नहीं होगा। जबकि इस वाले फंक्शन के अंदर बाहर माइनस है, अंदर से तो ये इसको माइनस वैल्यू पुट करने पे, जैसे मान लो ये मोड है x+1 है, बाहर माइनस है, आपने इसके अंदर -2 रखा, ठीक है, तो कितना हुआ, -2 में से 1 गया, माइनस का 1 आया। अब मोड क्या करता है, इस -1 को क्या बना देता है, +1 बना देता है, ठीक है, लेकिन बाहर इसके पहले से माइनस है, माइनस प्लस क्या हो गया,
माइनस होगा। तो आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो आपको रिजल्ट हमेशा नेगेटिव में ही मिलेगा। तो रेंज कौन आएगी, नेगेटिव आएगी। कब, जब इसी मोड के बाहर अगर निशान लग जाता है माइनस का तब। वैसे इस वाली जो फंक्शन की डोमेन होगी वो आर होगी, यानी कि रियल नंबर होंगे। रेंज क्या होगी, सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, क्योंकि वो नेगेटिव आंसर हमें देगा ही नहीं। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे सिग्नम फंक्शन के बारे में। ठीक है, सिग्नम फंक्शन किस तरीके से दिया जाता है हमारा, जैसे कि मॉड अपॉन में एक्स, जहाँ पर एक्स हमारा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। देखो मॉड को हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। मॉड को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, अब जो ये फंक्शन है देखो नॉट इक्वल टू 0 के बारे में बताया गया है। इसका मतलब है या तो ये 0 से बड़ा है या ये 0 से छोटा है, दो ही कंडीशन होगी हमारी। अगर ये फंक्शन 0 से बड़ा होता है और ये मोड है 0 से बड़ा होता है तो हमें एक्स की वैल्यू क्या रखनी होगी, पॉजिटिव ही रखनी होगी। और अगर हमें ये फंक्शन 0 से छोटा चाहिए तो एक्स की मोड के बाहर क्या लगेगा कि माइनस का निशान लग जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने बाहर क्या लगा दिया, माइनस का निशान लगा दिया। अगर एक लेस देन 0 होता है तो ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव का। अगर मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने आपको बताया था कि मोड क्या करता है, इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट करते हो, जैसे मान लो मैंने -1 पुट किया, मोड क्या करता है इसके बाहर माइनस को प्लस कर देता है। माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस क्या कर देता है, प्लस कर देता है। अगर मैं इसमें पॉजिटिव वैल्यू रखता हूँ तो पॉजिटिव को तो कुछ चेंज नहीं करता, ये पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रहना था, बट नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर एक माइनस लगा लेता है। तो अगर हमें वैल्यू जो है वो 0 से छोटी चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव में रखना पड़ेगा। अब x में x का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। x में x का डिवाइड देंगे तो -1 आ जाएगा। और यहाँ पर कौन हो गया हमारा, ये इक्वल टू 0 आ गया। अब इस सिचुएशन को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ बोला गया x की वैल्यू 0 से बड़ी आप जितनी मर्जी रख लो, 1 2 3 4 5, आपको रिजल्ट 1 ही मिलेगा। जैसे मैंने x की वैल्यू जो है वो 2 रखी तब भी मुझे 1 मिलेगा, 3 रखी तब भी मुझे 1 मिलेगा, 4 रखी तब भी मुझे 1 ही मिलेगा। तो 4 अलग अलग पॉइंटों को मैंने ज्वाइन कर दिया, ये ग्राफ बन गया। लेकिन यहाँ बोला गया कि x की वैल्यू को आपको 0 से बड़ा ही रखना पड़ेगा, 0 के बराबर नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि 0 के बराबर रखने पे तो आपको आंसर 0 मिल रहा है। ठीक है, अगर मैंने 0 रखी तो आंसर मुझे 0 मिलेगा, ये तो मेरे यहाँ पे होगा। लेकिन अब जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी इसमें तो मैंने क्या कर रखा, 1 को भी इंक्लूड कर रखा है, क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यू हमें पुट करनी है। अगर मान लो मैंने इसमें 1 भी पुट करा 0 से बड़ी, तब भी मुझे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो 1 पे 1, जो कि 1 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पर नीचे इक्वल टू का साइन नहीं है, अगर इक्वल टू का साइन है तो यानी कि 1 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो 1 पर हम किसका निशान लगा देंगे, नॉट का निशान लगा देंगे, मतलब ये 1 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नीचे नहीं दे रखा है। ठीक है, इसी तरीके से मैं बनाएंगे। आप x की वैल्यू 0 से नीचे जितनी मर्जी ले लो, -1 -2 -3 जो मर्जी ले लो, आपको रिजल्ट -1 ही मिलेगा। बट नीचे इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, नॉट का निशान लगा देंगे। ये जो बॉक्स होता है ना, इसमें खाली रखनी होती है जगह। ठीक है, इसकी भी जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से पैरेलल टू x एक्सिस ही बनेगा। क्लियर, ये हमारा सिग्नम फंक्शन हो जाएगा। अब बात कर लीजिए इसके डोमेन और रेंज की। अब डोमेन के अंदर आप इसमें चाहे -2 रखो, -3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, जो मर्जी वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, वैल्यू तो आप इसमें कुछ भी रख सकते हो, यानी कि रियल नंबर होगी। तो यानी कि हम इसमें वैल्यू तो कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो जो हमारी जो डोमेन होगा वो तो हमारी कौन हो जाएगी, एक तरीके से रियल नंबर हो जाएगी। लेकिन जो रेंज है, रेंज मतलब कि जो आउटपुट इसका निकल के आएगा, मैंने -1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, जो आउटपुट में आएगा वो या तो 1 आएगा या 0 आएगा, -1 आएगा। इसके अलावा तो कुछ और नंबर आ ही नहीं सकता, क्योंकि फंक्शन हमारा ऐसा ही है। तो हमारी रेंज कौन हो जाएगी, -1 0 एंड 1 हो जाएगी। ये हमारा सिग्नम फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, जिसको हम इस तरीके से क्लोज ब्रैकेट के थ्रू शो करते हैं। ठीक है, f(x) जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर को शो कर रहा है, और ये किस कंडीशन को फुलफिल करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए जो x के बराबर हो या उससे लेस देन हो। ठीक है, इसको हम दो कंडीशन के अंदर समझेंगे। जैसे मान लो मैंने x के अंदर इस f(x) के अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर दी x की, जैसे 2.1 पुट की। ठीक है, तो यहाँ पर 2.1 के हमें क्या लेना है, बराबर, और इससे छोटे इंटीजर लेने हैं 2.1 के बराबर। यहाँ पर कौन होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 हो, -1 2 होगा। अब इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन है, 2 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.1 को क्या कन्वर्ट कर देगा, 2 में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 3.9 लिया, तो हमें क्या लेना है, या तो इक्वल टू 3.9 है इसके बराबर लेना है। इंटीजर लेना, ध्यान रखना इंटीजर कभी भी डेसिमल में नहीं होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या 0। तो -3 के बराबर
3.9 के बराबर कौन होगा, 3 ही इंटीजर होगा, फिर 2 होगा, 1 होगा, या तो इसके बराबर लेने या इससे छोटा। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कौन है, 3 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3.9 को किस में कन्वर्ट कर देगा, 3 में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से अगर ये नेगेटिव में बात कर ली जाए 2.3 की, तो 2.3 के बराबर या इससे छोटा, तो 2.3 के बराबर इंटीजर कौन होगा, माइनस का 3 ही होगा। ठीक है, देखो माइनस के अंदर में क्या लेना होता है, उल्टा सोचना होता है एक तरीके से, -2.3 से बराबर। अब 2 तो ले नहीं सकते क्योंकि 2 तो -2 तो इससे छोटा होगा, हमें इसके बराबर इससे छोटा लेना है, तो माइनस का 3, इससे छोटा कौन होगा, माइनस का 4, इससे छोटा माइनस का 5, इससे छोटा माइनस का 6, तो माइनस के 2.3 को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये माइनस के 3 में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से 5 पुट करेंगे तो 5 को तो ये 5 ही रहने देगा, क्यों, क्योंकि हमें 5 के बराबर या 5 से छोटे चाहिए होते हैं, तो 5 के बराबर 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट कौन हुआ, 5, तो आंसर हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। अगर हम इसको ग्राफ के अंदर प्लॉट करें, ठीक है, तो किस तरीके से इसको प्लॉट करेंगे, तो देखो अगर मैंने इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ जैसे कि 0, तब तो मुझे 0 ही मिलेगा, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, अगर मैंने इसके अंदर वैल्यू पुट की 0.1, तब भी हमें आंसर क्या देगा, 0 ही देगा। 0.2 पुट की तब भी 0 देगा, 0.3 पुट की तब भी 0 देगा, 0.9 पुट की तब भी हमें 0 ही देगा, क्योंकि 0 ही इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से लेकिन 1 प्लॉट करेंगे, 1 इसमें प्लॉट करने पर ये हमें 1 आंसर देगा, लेकिन फ़िलहाल हम 0 से नीचे तक की वैल्यू ले रहे हैं, 0 से लेके 1 के बीच की वैल्यू, तो 0.9 तक की वैल्यू लेंगे, तो 0 से लेके 0.9 तक की वैल्यू के लिए हमें ग्राफ ये देगा। 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो 1 को हम किससे दिखाएंगे, नॉट के थ्रू दिखा देंगे। फिर जैसे ही मैंने इसमें 1 पुट किया तो हमें क्या आंसर मिला, 1 मिला। 1.1 रखेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 1.2 रखेंगे तब भी 1 ही मिलेगा। 1.3 रखेंगे तब भी 1 ही मिलेगा। 1.9 रखेंगे तब भी हमें 1 ही मिलेगा आंसर। ठीक है, और 2 इसमें प्लॉट हम करेंगे नहीं फिलहाल, 2 प्लॉट करने पर तो हमें क्या आंसर देगा, 2 देगा, तो 2 के लिए हम क्या दिखा देंगे, इस तरीके से नॉट बना देंगे। अब मैंने जैसे इसमें 2 पुट किया तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2.1 पुट किया तब भी 2 ही मिलेगा। 2.3 पुट किया तब भी 2 ही मिलेगा। 2.9 पुट किया तब भी 2 ही मिलेगा। ठीक है, और 3 के लिए हम किस तरह क्या दिखा देंगे, नॉट दिखा देंगे। जब 3 पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। इस तरीके से हम इसके ग्राफ को यहाँ पर शो कर देंगे। इसी तरीके से नेगेटिव में भी यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने नेगेटिव में अगर शो करते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव में थोड़ा इसका उल्टा हिसाब चलेगा। जैसे कि 0 पुट किया तब तो हमें 0 ही मिलेगा, ये वाला पॉइंट हो गया। नेगेटिव में 0.1 प्लॉट करेंगे तब क्या आंसर मिलेगा, हमें नेगेटिव का 1 मिलेगा। नेगेटिव का 0.2 प्लॉट करें तब भी हमें नेगेटिव का मिलेगा। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो देखो इसको मैंने -1 इंक्लूड किया जाएगा, तो मैंने इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाया। अगर आप इसको इस तरीके से कंटिन्यू बनाते जाओगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हमारा बन के तैयार होगा। डोमेन जो है, कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं हम इसमें 0.1, 0.2, 0.30, XYZ कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो डोमेन तो हमारा रियल नंबर से बिलोंग करेगा, यानी रियल नंबर होगा। और रेंज जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखो जैसे मैंने इसमें डेसिमल में वैल्यू पुट की तो हमें एक इंटीजर मिल रहा है। 5 पुट किया तो भी 5 इंटीजर है। 3.9 पुट किया वो भी इंटीजर है। 2.1 पुट किया वो भी इंटीजर है। तो यानी कि हमें रिजल्ट में कौन मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। इंटीजर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे जितना मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड में, दोस्तों में, ठीक है, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें।